आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 97 एक साथ सुन चुके हैं। आप किस्त 98 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं तो सो रहा हूँ, सुल्तान शाह बेतरफ बिस्तर पर गिरते हुए बोला। मरहम मिल जाए तो मेरे हाथों पर भी लगा देना। मैं उसे कोई तारुज़ किए बगैर कमरे से बाहर निकल गया। सुबह 9 बजे के बाद मेरी आंख खुली तो सुल्तान शाह चाय तैयार किए मेरे बेदार होने का मुंतज़िर था। वो मुंह हाथ धोकर सलीके से बाल जमाए बाहर जाने के लिए तैयार था। उन्हें जल्दी बेदार होने का फायदा उठाते हुए अपने और मेरे कीचड़ और गलाजत में लथड़े हुए जूते साफ करके चमका लिए थे। रात को लगाए हुए मरहम से मेरे हाथों को काफी अफाका हुआ था। सुल्तान शाह भी खुश था कि शायद लंदन रवानगी तक जख्म बिल्कुल ही साफ हो जाए। मुझे घर पर ही रुकना था, लिहाजा मैं कुली करके उसके साथ चाय नोशी में शरीक हो गया। उस दौरान में सुल्तान शाह ने एक्सप्लोडर मेरे हवाले कर दिया। वो गैर जरूरी तौर पर शहर में असलहा लेकर नहीं घूमना चाहता था। मैंने उसे टिकटों और सामान की खरीदारी के लिए वीरा के दिए हुए पैकेट में से 5 नोट निकालकर सारी रकम सौंप दी, क्योंकि टिकटों के साथ ही ज़र मुबादला की खरीदारी भी जरूरी थी, वरना कलाश होने की सूरत में लंदन एयरपोर्ट पर दुश्वारी पेश आने का कभी इम्कान था। कुछ देर गुफ्तगू के बाद सुल्तान शाह अपनी मुहिम पर निकल गया और मैं बाथरूम में जा घुसा। पिछली रात की जंग गुसल भागदौड़ के बाद मार्टिन के घर की एक एक चीज नेमत मालूम हो रही थी। गुसल से फरागत के बाद मैंने मार्टिन ही का एक लिबास मुंतखब करके ज़ेबतन किया और फिर बावर्ची खाने में जा घुसा, क्योंकि इम्कानी खतरात के पीछे नजर रात का खाना भी गोल करना पड़ गया था। आमलेट और डबल रोटी पर मुश्तमिल नाश्ता करते हुए मेरा ज़हन वीरा के मामले में उलझा हुआ था। अगर उसे मैं अपनी रवानगी के सुबह प्रोग्राम से बाखबर कर देता तो ये मुमकिन था कि वो मुकर्रर वक्त पर एयरपोर्ट पर मौजूद होती और इस तरह मेरे साथ सुल्तान शाह की रवानगी का राज फाश हो जाता। जबकि न सिर्फ वीरा ने मुझे अपनी रवानगी से बाखबर करने की हदायत की थी, बल्कि गजाला तक रसाई होने तक मुझे वीरा को हर हाल में हाथ में रखना था। नाश्ते से फारिग होकर मैंने उससे फ़ोन पर राब्ता कायम करने का फैसला कर ही लिया। मैं किसी भी वक्त लंदन के लिए रवाना हो सकता हूँ। रस्मी शनाख्ती फिक्रों के तबादले के बाद मैंने उसे बराह रास्त काम के बाद से आगाह किया तो वो चौंक पड़ी। क्यों, ऐसी भी क्या उजरत है? उसकी आवाज़ तहय्युर रमेज थी। बस खैरियत ही हो गई, पर न रात पिछले गुनाहों की पादाश में बेरहमी के साथ ज़िबा कर दिया क्या होता। मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा, चरस के ज़माने के एक हरीफ के आदमी ने मुझे पहचान लिया था। यूं समझो कि चूहे दान में फंस कर रह गया था। मुकद्दर यावर था कि जिंदा सलामत बच निकला और बदले में दुश्मन का एक आदमी भी मार आया। मैंने उसके इस्तफसार के जवाब में बता दिया, मगर वो कौन दुश्मन था, हुआ क्या था, मुझे तफसील से बताओ। उसका लहजा तजस्सुस समेज था। उस दौर का एक छिछोरा चरस फरोश है, मगर आजकल उसका तूती बोल रहा है। उसे गलत फहमी है कि कई साल कबल उसके भाई की हलाकत मेरे इमा पर हुई थी। तुमसे अलग होकर सुल्तान शाह को एक जरूरी काम याद आ गया और हम उसके दोस्त से मिलने लाहड़ी चले गए। सुल्तान शाह ने मेरा तारुफ फर्जी नाम से करवाया, मगर उसका दोस्त किसी जमाने में राजू का आदमी रहा था। वो पहली निगाह में मुझे पहचान गया, लेकिन हमें उसका एहसास कराए बगैर मेहमान नवाजी की आड़ में हमें जबरदस्ती वहां रोकने पर तुल गया। सुल्तान शाह के मरासिम की वजह से मुझे आमादा होना पड़ा और उस खबीस ने मेरे बारे में अपनी शुबह से राजू को आगाह कर दिया। हमने जान पर खेल कर उस गद्दार को बेदस्तोपा किया। मैं तो उसे मार ही देता, मगर सुल्तान शाह की वजह से राहत करना पड़ी। उसी हड़बोंग में राजू का आदमी निगाह में आ गया, जो हमारी घात में उसी घर में छुपा हुआ था। उसे हमने ठिकाने लगा दिया और पिछले रास्ते से रात गए फरार हो गए। लांडी जाने के मकसद और गुल बादशाह की मिली भगत के अलावा मैंने उसको पूरी कहानी बिला को मुकास सुना थी, जो वो शायद इन महक से सुन रही थी। अब तुम निकल ही जाओ तो बेहतर होगा। मेरे खामोश होने पर उसकी थकी हुई आवाज उभरी, रात उधर जाकर तुमने भयानक गलती की है। तंजीम के अरकान किसी भी लम्हे पूरे शहर में तुम्हारी तलाश की मुहिम शुरू कर सकते हैं। मेरा अंदाजा भी यही है, लेकिन राजू से यह खबर तंजीम तक पहुंचने में वक्त लगेगा। मैंने कहा। रिसीवर पर उसकी इस्तजाहिया सी हंसी सुनाई थी। जरूरी नहीं कि तुम्हारे अंदाजे हमेशा दुरुस्ती साबित होते रहे। राजू तंजीम का खास आदमी बन चुका है। मुजाफाती इलाके उसी के जिम्मा है। इस्लाम मेरे लिए किसी बम के धमाके से कम नहीं थी। नहीं, बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, ये कैसे हो सकता है? हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। उसकी गंभीर आवाज सुनाई थी। तंजीम में उसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा लो कि उसे मुझ तक रसाई हासिल है। आजकल जहांगीर उसके नीचे है। वो निजी हैसियत में तुम्हारे खून का प्यासा था, लेकिन तुम मेरी बात लिख कर रख लो कि तंजीम के रिकॉर्ड पर तुम आज भी बाकी हो। अपनी नाकामी का दाग मिटाने के लिए अब वो तंजीम का सहारा लेगा। वो ये खबर मेरे ही पास लाएगा कि तुम शहर में देखे गए हो और मुझे ये खबर दाऊद को पहुंचाना होगी। लेकिन क्यों? तुम दाऊद को क्यों मुतल्ला करोगी? मुझ पर एक बार फिर इज़्तिराब तारी होने लगा था, इसलिए कि आम कारकुन आज भी यही समझते हैं कि तुम तंजीम को मतलूब हो। ये राज सिर्फ मकामी बड़ों के इल्म में था कि मैंने तुम्हारी गलतियां माफ करके तुम्हें लॉर्ड्स कॉटेज भिजवा दिया था। अब अगर लॉर्ड्स कॉटेज की तबाही के बाद वहां से ताल्लुक रखने वाला कोई भी आदमी कहीं जिंदा देखा जाता है तो बड़ों को उसका इल्म होना चाहिए। तुम ये खबर अपनी सतह पर भी दबा सकती हो,
नामुमकिन। उसका लहजा मजबूत था। आखिरी हदायत की रोशनी में राजू अब तंजीम के आदमियों को तुम्हारी तलाश पर मामूर कर देगा और यह खबर दाऊद से छुपी न रह सकेगी। वो ट्रांसमीटर पर राजू से बराह रास्त तफसीलात तलब कर सकता है। जब उसे पता चलेगा कि मैंने राजू से मिली हुई इतनी अहम इत्तला अपनी ज़ात तक महदूद रखी थी, तो तुम खुद सोच सकते हो कि मौजूदा नाजुक हालात में मेरी क्या पोजीशन होगी। और अगर कागज तैयार न हो सके, उसके इंकिशाफ ने मुझे बौखला कर रख दिया था। जाली कागजात पर या कागजात के बगैर मुल्क से बाहर कहीं भी चले जाओ, वहां से लंदन पहुंचने की कोशिश कर सकते हो। तुम खुद बता चुके हो कि होटल बंद रहेगा तो 10-11 बजे तक दरवाजा तोड़ा जा सकता है और फिर राजू सब कुछ समझ जाएगा। ये समझ लो कि दोपहर से पहले ही वो मेरे पास तोड़ाएगा। मैं कोशिश करूंगा, मैंने थके हुए लहजे में कहा। राजू अब बहुत खौफनाक हो गया है। तुम सुल्तान के दोस्त को जिक्र देकर निकल तो आए, लेकिन राजू उसके बदन से चमड़ी गिरा देगा। वो अपनी राह में आने वालों के साथ बहुत सफाकी के साथ पेश आता है। मैंने जिस मकसद से फोन किया था, नई इतलात की रोशनी में वो बहुत सानवी होकर रह गया था। न वीरा ने सुल्तान शाह की रवानगी के बारे में कुछ पूछा, न मुझे बताने की जरूरत पेश आई। फिर अब तुमसे लंदन ही में मुलाकात होगी, मैंने मायूसाना लहजे में कहा। अभी तुम कहाँ ठहरे हुए हो? कहीं भी नहीं। रात का बाकी हिस्सा एक पब्लिक पार्क में आवारा गर्दों की भीड़ में ऊँग कर गुजारा था और अब एक पब्लिक पूछ से तुमको फोन कर रहा हूँ। क्राइस्ट तुम्हारी हिफाजत करे। उसकी आवाज में तशवीश उमड़ आई। इन हालात में मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ। ये याद रखना कि जब तक तुम नहीं आते, गजाला पूरी इज्जत के साथ मेरी मेहमान रहेगी। अगर मैं उस तक ना पहुंच सका तो उम्र भर के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। जो गुफ्तगू आगे बढ़ रही थी, मुझे अपने दिल पर बोझ सा उतरता महसूस हो रहा था और आवाज घुटती जा रही थी। मेरी आवाज से मेरी कैफियत का अंदाजा लगाकर वीरा ने एक बार फिर नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए रिसीवर शायद के रैडल पर डाल दिया। मैं चंद सानियों तक उसके दोबारा रिसीवर उठाने का मुंतजिर रहा, मगर लाइन पर सन्नाटा महसूस करके आखिरकार मैंने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। वीरा से गुफ्तगू के बाद मेरा दिल बहुत ज्यादा उदास और परेशान था। जहन में अजीब से डरावने और मुहिब ख्वाहिशें तश्कील पा रहे थे, जैसे मुकद्दर मुझे चारों तरफ से बेदस्तों पा करके मक्तल की जानिब धकेल रहा था। मेरे लिए उस वक्त तन्हाई का एक एक लम्हा अजाब बना हुआ था और रुआ रुआ सुल्तान शाह की कामयाबी के लिए दुआ कर रहा था। फिर शायद मेरी दुआएं कबूल हो ही गईं। 3:15 बजे बैरूनी दरवाजे पर मखसूस अंदाज में 4 दस्तकें सुनाई थी और मैंने दरवाजा खोल दिया। वो एक फूला हुआ लिफाफा लिए सामने खड़ा था। सुल्तान शाह का चेहरा खुशी से धमक रहा था, लेकिन जब उसने मेरा बुज़मुर्दा चेहरा देखा तो वो भी अपनी खुशी भूल कर परेशान हो गया। क्या हुआ, बहुत उदास नजर आ रहे हो? उसने अंदर घुसते ही पूछा। तुम सुनाओ, मेरी कहानी जरा लंबी है, मैंने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। सब काम हो गया, हमारी परवाज रात 11 बजे रवाना होगी। रात फ्रैंकफर्ट में कयाम के बाद सुबह सवेरे वहां से लंदन की परवाज मिलेगी। उसने कहा। यह बहुत अच्छा हुआ, मैंने इत्मीनान का सांस लेकर कहा। लेकिन तुमने खरीदारी नहीं की। सामान और सूटकेस के साथ पिछली दीवार फांद कर अंदर आना मुश्किल था, इसलिए मैंने इरादा बदल दिया। तुम यहाँ से वक्त पर निकल कर सीधे एयरपोर्ट चले जाना। मैं 5 बजे निकलूंगा और बाजार से खरीदारी मुकम्मल करता हुआ एयरपोर्ट पर तुमसे मिलूंगा। मैं वक्त ज़ाया नहीं कर सकता, सब कुछ हो गया है तो मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ। ताखीर की तो शायद वहां तक पहुंचने की नौबत ही ना आ सके। मेरे लिए एक एक लम्हा कीमती है। क्यों? ये सब तुम क्यों कह रहे हो? वो फिक्रमंदाना लहजे में बोला। रात जो कुछ हुआ वो एक बड़े खेल की इब्तिदा थी। राजू तंजीम के लिए काम कर रहा है और होटल के अंदर की सूरत हाल सामने आते ही पूरे शहर में मेरी तलाश की मुहिम शुरू हो जाएगी। नाकाबिले यकीन उसके मुंह से सरसराती हुई आवाज निकली और उसका हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया। मैं उसे वीरा से मिलने वाली मालूमात से आगाह करने लगा। गुल बादशाह सुल्तान शाह का गहरा दोस्त था और उसी बिना पर सुल्तान शाह मुझे साथ लेकर सुकून की एक रात बसर करने के लिए उसके होटल पहुंचा था और वहां उसने मुझे एक फर्जी नाम से गुल बादशाह से मुतारफ करवाया था। लेकिन वो किसी जमाने में राजू नामी मंशियात फरोश का करीबी साथ ही रहा था, लिहाजा वो मुझे पहचान गया और उसने हमें धोखे में रखकर वो खबर किसी तरह राजू तक पहुंचा दी। राजू को मुसल्ला आदमियों का मुहासरा तोड़कर हम दोनों बखैर आफियत उस पिंजरे से निकल तो भागे थे, लेकिन वीरा ने मेरी सारी तौकात पर पानी फेर दिया था। मैं तंजीम से छुपता फिर रहा था और राजू मेरी तरफ से अपने दिल में बुग़्ज़ रखने के साथ ही तंजीम का एक अहम कारिंदा था। ये बात लाजमी थी कि ज़ाती तौर पर वो मुझसे जिक्र उठाने के बाद सीख पा हो जाता और फिर न सिर्फ वीरा को मेरी यानी डानी की मौजूदगी की इत्तला देता, बल्कि अपने तजुर्बा कार और बेरहम साथियों को मेरी तलाश में हर तरफ फैला देता। हर बार कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो ही जाती है। मेरी कहानी सुनकर सुल्तान शाह मायूसाना लहजे में बोला। मुकद्दरात अटल होते हैं सुल्तान शाह, मैंने संजीदगी के साथ कहा। हम माफूकुल फितरत कुव्वतों के मालिक तो नहीं है कि अपनी राह में आने वाली रुकावटों को पहले से दूर कर सके। फिर तुम्हारा गैर मुसल्ला होना खतरनाक हो सकता है, वो बोला। कम अज कम पूरे मैगजीन वाला एक एक्सप्लोडर जरूर साथ रखना, बाकी असलिया यहीं छोड़ा जा सकता है। एयरपोर्ट की हदूद में असलिया लेकर दाखिल होना कानूनन जुर्म है। मैंने उसे याद दिलाया। हो सकता है कि रास्ते में तुम्हारा किसी से तसादम हो जाए, इससे ज़ाया तो तुम कहीं भी कर सकती हो, वो बोला। लाउंज में दाखिल होने से पहले एक्सप्लोडर बाहर किसी भी बाथरूम या कूड़ेदान में डाल सकते हो। तुम्हारी तजवीज़ माकूल है, मैंने अपने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, लेकिन तुम्हें खुद भी उसी तरकीब पर अमल करना होगा।
ताकि किसी नागाहानी सूरत हाल में अपना दिफा कर सकूं। त्यारे में सवार होने तक हमें हर लम्हे चौकन्ना रहना होगा। लानत हो गुल बादशाह पर। वो तल्ख लहजे में बुड़बुड़ा, किसी दोस्त के हाथों ऐसा चिरका मैंने जिंदगी में पहली बार खाया। उसने जाने हमसे कब की दुश्मनी निकाली है। सब कुछ गलतफहमी की बिना पर हुआ है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा तुम मुझसे नादान दोस्त कह सकते हो। अगर उसे मुझ पर शुबा हो ही गया था तो उससे राजू के पास जाने के बजाय अलहदगी में तुमसे बात करना चाहिए थी। उस बेचारे की नेक नीयति का सबसे बड़ा सबूत यह है कि हमारी दुश्वारियों से आगाह होते ही उसने नताइज से बेपरवाह होकर खुद को हमारे रहमो करम पर छोड़ दिया और हम उसे चारा बनाकर वहां से निकलने में कामयाब हो गए। अगर वो हमसे ताउन न करता तो हम किसी भी कीमत पर वहां से जिंदा सलामत बाहर न निकल सकते थे। जो हो गया सो हो गया, अब आगे की फिक्र करो। सुल्तान शाह ने बेपरवाही से कहा, जो कुछ तुमने मुझे बताया वो बहुत खौफनाक है। तुम्हें वाकई शदीद खतरा दरपेश है। पुरशहर में तलाश की मुहिम का आगाज होने से कबल तुम्हें एयरपोर्ट के किसी कोशे में रुपोश हो जाना चाहिए। मुकर्रर वक्त पर हम लाउंज में मिल जाएंगे। राजू या उसके आदमी सोच भी न सकेंगे कि तुम इतनी जल्दी मुल्क से निकल भागोगे। उनसे तो बस रास्ते ही में टकराव का खतरा हो सकता है। अब तक तो वो लोग शहर के चप्पे चप्पे पर फैल चुके होंगे। 10-11 बजे तक राजू के आदमियों ने सब्र किया होगा, फिर होटल खुलने के कोई आसार न देखकर दरवाजा तोड़ दिया होगा। अब तक न सिर्फ उसके आदमी फैल चुके होंगे बल्कि उससे वीरा तक होती हुई वो खबर दाऊद को भी मिल चुकी होगी। हो सकता है कि मामले की संगीनी के पेश नजर उसने अपने तौर पर कुछ खोजी और कातिल मेरी तलाश पर ममूर कर दी हो। मेरे खदशात सुनकर वो गहरी फिक्र में डूब गया। हालात कितने ही खराब क्यों ना हो गए हो, हम ज्यादा देर तक हाथ पर हाथ धरे यहाँ बैठ नहीं सकते। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद मैंने दोबारा कहना शुरू किया, मार्टिन का घर भी उनकी नजरों में है। हमें मोहतात रहते हुए फौरी तौर पर यहाँ से निकलना होगा। मेरे पास तो सारा ही वक्त फालतू है। उसने पहलू बदलते हुए कहा, ऐसा क्यों ना करूँ कि मैं पीछे रहकर तुम्हारी हिफाजत करता रहूं। इस वक्त हम दोनों ही पैदल थे। गजाला के मरहूम बाप की जो कार हमारे तसर्रुफ में थी वो नाहत मजबूरी और बेबसी के आलम में गुल बादशाह के होटल से फरार होते हुए छोड़ना पड़ गई थी। लिहाजा तय यही पाया कि मैं मकान से निकलने के 20 मिनट बाद एक मखसूस मकाम से टैक्सी में एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाऊं ताकि सुल्तान शाह को मेरा ताक़ुब करने की मुनासिब मोहलत मिल सके। सुल्तान शाह के साथ प्रोग्राम तय करके मैंने एक्सप्लोरर जेब में डाला और नकासी के रास्ते की तरफ बढ़ गया। उस इमारत में पनाह लेते हुए हमने न सिर्फ दाखिली दरवाजा अंदर से बुलेट कर दिया था बल्कि मार्टिन के अजीबोगरीब व्हील चेयर के दस्ते में लगा हुआ मखसूस बटन दबाकर दरवाजे का इलेक्ट्रॉनिक कुफल भी लगा दिया था। सुल्तान शाह ने दरवाजे का बुलेट खोला और मैंने करीब ही पड़ी हुई कुर्सी का दूसरा बटन दबाकर इलेक्ट्रॉनिक कुफल खोला और इत्मीनान से आगे बढ़ा। लेकिन उसी लम्हे सुल्तान शाह मेरी तरफ पलट पड़ा। उसकी थकान आलूद निगाहों में तशवीश के साए लहरा रहे थे। क्या हुआ? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। उसने बुखलाए हुए अंदाज में अपने होंठों पर शहादत की उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और मोहतात अंदाज में कोई खटका पैदा किए बगैर दोबारा दरवाजे का बुलेट चढ़ा दिया। उसके तर्ज अमल से मुझे शुबा पैदा हुआ था कि शायद उसने बाहर कोई आहट सुन ली थी। उसी वजह से उस रास्ते को इस्तेमाल करने का इरादा तर्क कर दिया था। तुमने कुर्सी के कंट्रोल बोर्ड का सही बटन दबाया है? उसने दबी दबी सरगोशियाना आवाज में मुझसे सवाल किया। उसके बुचड़े पर छाई हुई तशवीश लहजा बलहजा गहरी होती जा रही थी। हाँ, मैंने कदरे हैरत के साथ कहा, ये शुबा क्यों हुआ तुमको? जरा एक बार फिर देख लो। उसने बाएं हाथ से अपनी पेशानी को रगड़ते हुए कहा, तुम भी आओ। मैंने फराग दिली के साथ कहा, मेरा ख्याल है कि बटन दबाते में मुझसे कोई गलती सरजद नहीं हुई, फिर हम फंस गए हैं। उसने एक गहरा सांस लेकर कहा, मैं दरवाजा खोलने में कामयाब नहीं हो सका। मालूम होता है कि उसे बाहर से बुलेट कर दिया गया, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। बाहर से दरवाजा कौन बुलेट करेगा? वो जो भी है हमारा खैर ख्वाह नहीं हो सकता। उन्हें दो टोक लहजे में कहा। मैंने कुर्सी के दस्ते में नस्ब कंट्रोल बोर्ड पर दरवाजे को मकफिल करने वाला बटन दबाया और बोर्ड पर दरवाजे को मकफिल जाहिर करने वाली मध्यम सी सब्ज रोशनी चल उठी। सुल्तान शाह गौर से मेरी हरकत का जायजा ले रहा था। मैंने दोबारा दरवाजा खोलने वाला बटन दबाया और सब्ज रोशनी यक बयक गायब हो गई। मैंने पहले भी ठीक बटन दबाया था। मैंने सुल्तान शाह की तरफ देखते हुए कहा, फिर जरूर कोई बाहर मौजूद है। उसके लहजे में मायूसी उमड़ आई थी। जरूरी नहीं हो सकता है कि कुफल का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सही तरीके से काम न कर रहा हो। मैंने तेजी से सोचते हुए कहा, तुम भी दरवाजे पर तबाह आजमाई कर लो, फिर मेरी बात समझ सकोगे। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, कुफल दरवाजे को वस्त में पकड़ता है और बुलेट ऊपर फंसता है। कुफल दरवाजे को वस्त में पकड़ता है और बुलेट ऊपर फंसता है। इस रुकावट को महसूस ही किया जा सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि मार्टिन का शैतानी निजाम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। बाहर से किसी ने हमें चूहेदान में बंद करने की कोशिश की है। बात समझ में नहीं आती। मैंने उलझन हमें लहजे में कहा, अगर बाहर कोई मौजूद ही गया तो दरवाजा बुलेट करने के बजाय उसके लिए यह ज्यादा आसान होता कि झाड़ियों में घात लगाए हमारे बाहर निकलने का इंतजार करता और जो ही हम बेखबरी में बाहर निकलते हमें धमका कर जेर करने की कोशिश करता। वरना हलाक या जख्मी करना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल होता। तुम्हारी इस मुंतक बाजी से मैं घबराता हूँ। वो चिढ़कर बोला, इससे तो बेहतर है कि जुबान खोलने के बजाय तुम्हारी राय का इंतजार किया जाए। तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने हैरत के साथ सवाल किया। यही तो मुश्किल है कि मैं दलीलों से तुम्हारी बात को गलत साबित नहीं कर सकता, मगर मेरी छठी हिस्स कह रही है कि बाहर खतरा मंडला रहा है और कुछ पता नहीं कि
बाहर कदम निकालते ही किस्म से गोलियों की बौछार शुरू हो जाएगी। ठहरो, मैंने हाथ उठाकर आहिस्तगी के साथ कहा। इधर इलेक्ट्रॉनिक ताला है, मगर अकबी दरवाजे का निजाम सीधा साधा है, उसे देख लेते हैं। अगर वो भी बाहर से बंद हुआ तो तुम्हारे शुबे की तस्दीक हो जाएगी, वरना हम इसी समझ से बाहर निकलेंगे। वो कुछ कहे बगैर मेरे साथ हो लिया और फिर चंद सानियों बाद उसके शुबे की भी तस्दीक होगी। अकबी दरवाजा भी बाहर से बोलट था, जिसका मतलब था कि बाहर कोई मौजूद था और उसने हमारे बाहर निकलने का इंतजार करके मुकाबले से गुरेज करते हुए हमें इमारत में कैद करने को तरजीह दी थी। अब बताओ कि उसने हमें खुली फिजा में घेर कर मारने की बजाय अंदर क्यों बंद किया है? दरवाजा खोलने में मेरी नाकामी पर सुल्तान शाह ने सवाल किया। इतनी बहस के बाद इस मरहले पर वो शेर होने में कतई हक बजानिब था। सीधी सी बात है कि हमें बंद करने वाला माजूर है, मैंने इस्तरारी तौर पर कहा और उससे बिला तामुल जवाब पर सुल्तान शाह की खोपड़ी नाच गई, जिसका इजहार उसकी आंखों से हो गया था। कोरी चलाने के लिए सिर्फ एक सेहतमंद हाथ दरकार होता है। वह चुपते हुए लहजे में कह रहा था, हो सकता है कि तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक वो माजूर हो, लेकिन इतना भी नहीं कि चंद फायर न कर सके। ये न भूलो कि दोनों दरवाजों को बाहर से बुलेट करके उसने हमें यह जता दिया है कि वो न सिर्फ इतना लंबा चक्कर काट सकता है, बल्कि एक या दोनों हाथों से काम भी ले सकता है। उसे अपने से कमतर समझकर हम भारी खिसारे में रहेंगे। उसके लहजे पर मैं बेइख्तियार हंस पड़ा, मगर अंदर लौटते हुए फौरन ही संजीदगी इख्तियार कर ली। ये न समझो कि वो मेरा रिश्तेदार है और मैं उससे मिला हुआ हूँ। जरूरी नहीं कि माजूरी जिस्म या हाथ पैरों की हो, यह असलहे की भी हो सकती है। उसे अंदाजा हो गया होगा कि अंदर हम दो आदमी हैं और वो न सिर्फ अकेला है बल्कि गैर मुसल्ला भी। लिहाजा उसने मकारी से काम लेते हुए दोनों दरवाजे बंद कर दिए और अब तक वो किसी न किसी को हमारे घेरे जाने की खबर दे चुका हो या देने वाला होगा, ताकि उसे कुमक मिल सके और वो ललकार सके। उसकी आंखों में हैरत के आसार ऊपर आए। लेकिन मार्टिन के इस मकान में किसी गैर मुसल्ला आदमी का क्या काम? ये मकान दाऊद की निगाहों में है और उसके आदमी बहुत घाघ हैं। वो तो शायद सोते हुए भी असलिहा अपने जिस्मों से जुदा नहीं करते होंगे। और अगर तुम्हारी तलाश में राजू का कोई आदमी इधर निकला है तो वो भी गैर मुसल्ला नहीं हो सकता। फिर आखिर वो कौन है जो हमें यूं घेरना चाह रहा है? हम इस बहस में उलझकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत चौंकते हुए कहा, हमारे लिए एक एक लम्हा कीमती है। जब तक वो अकेला और निहत्ता है हम उससे लड़ भिड़ कर निकल सकते हैं। उसके मददगार आ पहुंचे तो खेल बिगड़ जाएगा। हो सकता है कि अब तक उसे मदद मिल गई हो। सुल्तान शाह न जाने क्यों उस मौका पर बाहर निकलने में गैर मामूली पसोपेश से काम ले रहा था, वरना बदतरीन मौके पर भी उसने कभी अपनी जान की बाजी लगाने से गुरेज नहीं किया था। कई बार तो उसने सरीहन खुदकुशी की कोशिश की थी। अपनी बर्तरी और कामयाबी का यकीन होता तो वो बुलेट के रह चुका होता। बंद दरवाजा उस बात की दलील है कि अभी तक बाहर की सूरत हाल ज्यों की त्यों बरकरार है। हो सकता है चंद लम्हों की ताखीर हमारे निकलने के इम्कानात ही मसदूद कर दे। खिड़कियों पर आयरन ग्रिल की मौजूदगी में हमें शायद कोई दरवाजा ही तोड़ना पड़ेगा। बात उसकी खोपड़ी में समा गई और वह जल्दी से बोला, तुम पिछली समत की खिड़कियों को भूल रहे हो। उधर सिर्फ शीशे लगे हुए हैं। उनमें से एक तुमने बाहर से तोड़ा भी था जब दाऊद के आदमी तुम्हें घेरने की कोशिश कर रहे थे और तुम शीशा तोड़कर अंदर घुसने की बजाय किसी पाइप के सहारे छत पर चढ़ गए थे। वो दुरुस्त ही कह रहा था। मैं ऊपर पहुंच गया था और मेरे लहू के प्यास से टूटे हुए शीशे से गलत राह पर पड़ गए थे और मुझे अंदर इमारत की भूल भरियों में तलाश करते रहे और वापस लौट गए। मगर उनकी निगरानी करने वाले ने मुझे ढूंढ निकाला और आखिरकार एक कमरे में मेरे एक्सप्लोरर का निशाना बन गया। इस बार वही टूटा हुआ शीशा हमें फरार का एक बेहतरीन रास्ता फराहम कर सकता था। हम दोनों ने एक बार फिर अपना असलहा चेक किया और वापस अकबी समत में हो लिए। शीशे से महरूम खिड़की के करीब छुप कर हम कई मिनट तक बाहर की सुनगुन लेते रहे, लेकिन उधर मुकम्मल सन्नाटे का राय था। आखिरकार मैंने एक्सप्लोरर हाथ में संभाला और सर बाहर निकालकर कुर्ब जवार का जायजा लिया, लेकिन वहां कोई जीरू नजर नहीं आया। सूरज की तेज रोशनी में झाड़ियों की ओट के सिवा चप्पा चप्पा साफ नजर आ रहा था। मैंने सर अंदर करके ओट में छुपे हुए सुल्तान शाह को सरगोशियाना आवाज में वहीं छुपे रहकर सूरत-ए-हाल पर निगाह रखने को कहा, तो वो मेरी बजाय खुद बाहर निकलने पर मुसर हो गया। आज तुम कुछ बेएतमादी का शिकार हो गए, इसलिए अंदर ही रुको। मैंने कहा, अगर बाहर मुझे कोई खतरा दरपेश हुआ तो तुम उसका सद्देबाब कर सकोगे। इस वक्त ज्यादा बहस करने की गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा वो मजबूरन खामोश हो गया और मैं एहतियात के साथ खिड़की से बाहर निकल गया। फिर यूं ही मैं बाहर निकल कर सीधा खड़ा हुआ, अचानक फिजा में हैंड्स अप की करख्त मर्दाना आवाज गूंज उठी। मैंने बेसाख्ता दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, फिर अंदाजे से आवाज की समत का तयन करते हुए आहिस्तगी के साथ उसी समत में घूम गया, लेकिन वहां कोई मुतनफ़्फ़िस नजर नहीं आया। तुम मेरी राइफल की जद में हो। चंद सानियों की तवक्कुफ के बाद मालती की झाड़ियों की ओर से फिर वही करख्त आवाज गूंजी। मेरी हदायत से जरा भी इनहिराफ किया तो बेदरीक फायर कर दूंगा। हदायत क्या है? मैंने पुरस्कून लहजे में सवाल किया, लेकिन हकीकत यह थी कि सुल्तान शाह की पेशगी तादीब के बावजूद वो सूरत हाल मुझे बहुत गैर मुतवक्का और खतरनाक महसूस हो रही थी। उसी तरह हाथ सर से बुलंद करके झाड़ियों की तरफ आ जाओ। जरूर आ जाऊंगा। मैंने अपनी तशवीश को लहजे में ना छलकने दिया, लेकिन तुम्हारे हुक्म की तामील से पहले मैं तुम्हारी सूरत देखना जरूर चाहूंगा। ये मत बोलो कि तुम इस वक्त मेरे निशाने पर हो। उसकी हुरार सुनाई। मेरे जहन में वो तजिया ताज़ा था जो सुल्तान शाह के साथ मिलकर किया गया था,
जिसमें बुनियादी नुकता यह था कि बाहर वाले के पास असलहा नहीं था और उसने वक्त हासिल करने के लिए दरवाजे बाहर से बुलेट किए थे। मैंने अचानक अपने हाथ गिरा दिए, मगर मेरी निगाहें पूरी तरह झाड़ियों पर मरकूज थी। हो सके तो गोली भी चला दो, उसके नतीजे से तुम्हें मायूसी होगी। हाथ उठाओ वरना वाकई फायर कर दूंगा। उसकी धमकी अमेज आवाज में बुखलाहट पैदा हो गई थी। गालिबन मेरा तर्ज अमल उसकी तवक्का के खिलाफ रहा था। ये शौक जरूर पूरा करो, मैंने मजाक कहा न लहजे में कहा और झाड़ियों पर निगाह रखते हुए अकबी दीवार की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त तक मैंने एक्सप्लोडर नहीं निकाला था क्योंकि मैं पूरी तरह उसकी हौसला अफजाई करके उसे बाहर निकलने पर मजबूर करना चाहता था। फिर अचानक उसने गैर मुतवक्का बल्कि अजीबो गरीब रद्दअमल का मुजाहिरा किया। मालती की झाड़ियों की ओर से उसका जिस्म उभरा, उसी के साथ उसका दाहिना हाथ गर्दिश में आ और वो फौरन ही झाड़ियों के पीछे दुबक गया। उसका फेंका हुआ पत्थर फिजा में उड़ता हुआ सीधा मेरी तरफ आ रहा था। घबराहट और बुखलाहट के बावजूद उसका निशाना काबिले रिश्क था, लेकिन मैं खुद को उस पत्थर की मोहलक जद से बचाने में कामयाब हो गया और पत्थर पुरशोर आवाज से जमीन पर गिरने के बाद अपने जोर में दूर तक लुढ़कता चला गया। उसकी धमकी मुझ पर कारगर नहीं हुई थी। उसी के साथ उसके मुसल्लह होने का भरम भी खुल गया था, लिहाजा मैं बेआसानी उसे जेर कर सकता था। वो शख्स चाहे जिस्मानी तौर पर मुझसे बरतर था लेकिन अकल से आरी नहीं था। मेरे फायर न करने और किसी असलहा की नुमाइश न करने के बावजूद उसे अंदाजा था कि मैं जरूरत के वक्त असलहा इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करूंगा और वो अपनी जिस्मानी बर्तरी के बावजूद मार लिया जाएगा। उन खर्चों के पेश नजर उसने अपनी कमीनगाह से खुली फिजा में निकलने की हमाकत नहीं की थी और जब मैंने पत्थर की जद से खुद को बचाते हुए मालती की झाड़ियों की तरफ दौड़ लगाई तो वो भी फुर्ती के साथ एक तरफ भाग निकला। मैं जितनी देर में झाड़ियों तक पहुंचा वो मोड़ घूमकर मेरी नजरों से ओझल हो चुका था। मेरे जहन में यह खतरा मौजूद था कि मोड़ घूमकर उसने आगे बढ़ते रहने के बजाय दीवार से चिपक कर ऐसी पोजीशन न ले ली हो कि मेरी नमूदार होते ही मुझ पर टूट पड़े। ज्यादा मैंने इमारत की दीवारों से हत्तुल इम्कान दूर रहते हुए वो मोड़ काटा तो वाकई दीवार से चिपका खड़ा था। मुझे देखते ही उसने एक बार फिर दौड़ लगा दी, लेकिन उस बार उसका रुख दोबारा मालती की झाड़ियों और इमारत के अकबी हिस्से की जानब था। रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा, मैंने उसके ताक़ुब में पलटते हुए उसे ललकारा। उसी के साथ मैंने अपनी जेब से भरा हुआ एक एक्सप्लोडर भी निकाल लिया था, लेकिन मेरी आवाज का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखने की बेजहमत नहीं की, बल्कि बकटट आगे की तरफ जोड़ता रहा। उस मौका पर अगर वो मेरी रेंज में होता तो मैं जरूर उस पर फायर कर देता, लेकिन वो मुझसे बहुत आगे था और मुझे खदशा लाहक हो गया था कि कहीं वो मेरे पहुंचने से कबल ही दीवार बांध कर फरार न हो जाए। मगर उस वक्त मैं सुल्तान शाह को भूला हुआ था, जो अक्सर अहम मौके पर मुख्तसर मगर कलीदी रोल अदा करता आया था और टूटे हुए शीशे से शायद पूरी सूरत हाल का मुशाहिदा करता रहा था। अपने हरीफ की तरफ से राइफल की धमकी के बाद पत्थर मारने से उसे अंदाजा हो गया था कि हरीफ गैर मुसल्लह था, लिहाजा वो इत्मीनान से बाहर निकल आया था। मैं भागने वाले के ताक़ुब में था और सुल्तान शाह आगे उसकी राह में हायल था। उस शख्स ने भागते भागते अचानक ही अपना रुख तब्दील किया और हाथे की दीवार की तरफ भागना चाहा, लेकिन उस वक्त तक वो सुल्तान शाह की सत में आ चुका था। उसने हाथ सीधा करके फायर कर दिया। बारूदी धमाके के साथ चली हुई एक्सप्लोडर की गोली भागते हुए दुश्मन के जिस्म में पवस्त होने की बजाय उसके दाहिने शाने में उतर गई। गोली का जख्म खाते ही उसके हल्क से घुटी घुटी गुर्राहट बुलंद हुई थी, मगर पल भर बाद ही एक्सप्लोडर की गोली उसके जिस्म का दर्जा हरारत पाकर फटी तो उसके हल्क से एक करही चीख बुलंद हो गई थी। वो मुंह के बल जमीन पर गिरा था। एक्सप्लोडर के होलनाक वार से धमाका होते ही उसका दाहिना बाजू शाने से उकड़कर दूर जा गिरा था और जमीन पर गिरकर माही भी आप की तरह तड़ रहा था। तुम इसे संभालो, मैं अंदर से कागजात निकाल लाऊं, सुल्तान शाह ने दूर ही से कहा और वापस इमारत की तरफ हो लिया। फायर के धमाके के बाद उसने सूरत हाल की नजाकत को पूरी तरह भाप लिया था और जानता था कि हम अब ज्यादा देर तक वहां न रुक सकेंगे, इसलिए सफरी दस्तावेजात को फौरी तौर पर अपनी तहवील में लेना नागुज़ीर हो गया था। कौन हो तुम? मैंने अपने तड़पते हुए शिकार के सर पर पहुंचकर खूनकार लहजा में सवाल किया। जवाब में उसके मुंह से मुगल्लज़ात का तूफान उमड़ पड़ा। करीब से उसके दाहिने शाने की खाक और खून में लथड़े हुए जख्म का जायजा लेते ही मेरे बदन में फरेरियां सी तोड़ गई। उस वक्त पहली बार मुझे अंदाजा हुआ कि एक्सप्लोडर का अधूरा वार भी पूरा वार से कम नहीं होता, कि एक्सप्लोडर का अधूरा वार भरपूर वार से कहीं ज्यादा खौफनाक था। धमाके के बायस उसके शाने की हड्डी के साथ ही पसलियां भी बुरी तरह मजरूह हुई थी और अपनी अजियत के एतबार से वो शख्स हकीकी तौर पर फौरी मौत का मुस्तहिक हो चुका था। मगर मैंने उसकी खोपड़ी पर एक भरपूर ठोकर रसीद कर दी, जिसका खातर खा असर हुआ। उसके मुंह से जारी गालियों का तूफान फौरी तौर पर थम गया। जवाब दोगे तो फौरी तिब्बी इमदाद के साथ कोई जोर असर मस्कन दवा भी मिल जाएगी, वरना इसी तरह बारी बारी तुम्हारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएंगे। उसकी आंखों में नफरत में खौफ के आसार उमड़ आए। मैं राजू के लिए काम करता हूँ, उसने ग्राहों के दरमियान अटक अटक कर कहना शुरू किया। मैं यहाँ माल लेने आया था। मुझे बता दिया गया था कि यह इमारत आजकल वीरान पड़ी है और फाटक के बजाय मुझे किसी दूसरे तरीके से अंदर पहुंचना होगा। अंदर घुसकर मैंने रवा रवी में इमारत का चक्कर लगाया तो अंदर से दो आदमियों की आवाजें सुनी और मैं होशियार हो गया।